हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जायसी के बारे में, थोड़ा सा परिचय जायसी का। बीए पार्ट फर्स्ट में फ़र्स्ट पेपर में जायसी लगे हुए हैं और क्योंकि 30% कोर्स कम हो गया है तो नंदास नहीं आएंगे और विद्यापति नहीं आएंगे, तो ऐसे में जायसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो जायसी हैं वो भक्तिकालीन जो सूफ़ी काव्य परंपराएं या प्रेम मार्गी काव्य धाराएं उसके अग्रणी कवि माने जाते हैं। उनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। इनका ग्रंथ है पद्मावत, जिसमें पद्मावती और रत्नसेन की जो कहानी है उसको वर्णित किया गया है। इन्हें प्रेम की पीर का अमर कवि आप मान सकते हैं। जायसी के 12 ग्रंथों के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन मूलतः प्रमाणिक जो है 4 ही ग्रंथ इनके उपलब्ध होते हैं, जिनमें एक है पद्मावत, एक है अखरावट, एक है आखिरी कलाम और चौथा है चित्रलेखा रेखा। और अवधी भाषा जो है, ठेठ अवधी भाषा, उसमें इन्होंने पद्मावत महाकाव्य लिखा है। ये एक लौकिक प्रेम कथा है जिसको मसनवी शैली के माध्यम से वर्णित किया गया है। महाकाव्य है, दोहा और चौपाई शैली जो है उसमें निबद्ध है। ये लौकिक कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम जो है उसकी व्यंजना देखने को मिलती है। काल्पनिकता है, ऐतिहासिकता है और उसी के माध्यम से सारी कहानी का ताना बाना जो है बुना हुआ दिखाई देता है। और साथ में एक कहानी जो है वो इस तरह से चलती है कि पद्मावत चित्तौड़ के जो राजा हैं रत्नसेन और सिंगल द्वीप की राजकन्या है पद्मावती, इनकी दोनों की जो प्रेम कहानी है उस पर आधारित है सारा महाकाव्य। रत्नसेन जो है विवाहित हैं, नागमती उनकी पत्नी है, लेकिन वो पद्मावती के प्रेम पाश में पड़ कर के योगी बन जाते हैं और उनकी खोज में निकल पड़ते हैं और पद्मावती से उनकी शादी जाती है। राघव चेतन नाम का एक पंडित है जो कि पद्मावती के रूप सौंदर्य को देखता है और अलाउद्दीन से उसकी चर्चा करता है और अलाउद्दीन छल पूर्वक रत्नसेन को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाता है, जहाँ पर गोरा और बादल उनके 2 सरदार हैं, वो अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते हैं। स्वयं मारे जाते हैं, लेकिन रत्नसेन को वहाँ से छुड़ा कर ले आते हैं। बाद में जो है एक अन्य युद्ध में रत्नसेन की मृत्यु हो जाती है और उनकी दोनों रानियाँ नागवती और पद्मावती राजा के साथ सती हो जाती हैं। और जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के दुर्ग में पहुँचता है तो उनको वो मृत मिलती हैं, राख ही प्राप्त होती है उनकी। इस तरह की सारी जो कहानी है वो है। षड ऋतु वर्णन, नक्षिक वर्णन, 12 मासा विरह का मार्मिक वर्णन, समासोक्ति, रूपक, अन्योक्ति, इन सब के माध्यम से बहुत ही उत्कृष्ट रचना बन जाती है पद्मावत। वो उन्होंने इसमें दिखाने का प्रयास किया है। नागमती संदेश खंड से पद लिए गए हैं जहाँ विरह की व्याकुलता देखने को मिलती है और अनेक स्थानों पर विरह का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन भी जो है देखने को मिल जाता है। इस तरह से श्रृंगार के विप्रलभ पक्ष का चित्रण सभी पदों में देखने के लिए मिलता है। एक पद की चर्चा जो है, व्याख्या हम कर लेते हैं अभी, जिससे कि आपको सहजता रहे तारतम्य बनाए रखने में। तो देखिए, कह रहे हैं फिर रोग कोई नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला। कह रहे हैं विरह से पीड़ित जो नागमती है वन में आधी रात बार बार विलाप कर रही है। आधी रात हो गई और बार बार क्या कर रही है, विलाप करती रहती है, परंतु किसी पर कोई असर नहीं होता।
आधी रात के समय विहंगा मतलब पक्षी, आधी रात के समय एक पक्षी जो है बोलता है नागमती से, क्या कह रहा है, तू फिर दाहे सब पाखी। कह रहे हैं कि तुम अपने बार बार के विलाप से सभी पक्षियों को क्या कर रही हो, जलाने का काम क्यों कर रही हो। के ही दुख रैनी न लावसी आँखें। कह रहे कि तुम किस दुख से दुखी हो कि रात के समय भी सोती नहीं हो और क्या कर रही हो, रुदन कर रही हो। नागमती कारण के रोई का सोवे जो कत बिछोई। कंत का मतलब पति, बिछोई मतलब वियुक्त हो गई हो, जिससे अलग हो गई हो। नागमती जो है पक्षी की बात को सुनकर और भी अधिक फूट फूट कर रोना प्रारंभ कर देती हैं और कहती हैं कि जिसका पति उसको छोड़कर चला गया हो, जिससे वियुक्त हो गया हो, वह किस तरह से सो सकती है। स्पष्ट है कि वो क्या करेगी, रुदन करेगी, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, रुदन नहीं कर रही हूँ। मन चित्त होते न उतरे मोरा, नैन का जल चुकी रहा न मोरे। निरंतर नेत्रों से क्या बह रही है, जलधारा, अश्रुधारा जो है प्रवाहित होती रहती है मेरे। कह रहे हैं कि अब मेरा मन चित्त मतलब ध्यान, मन की बात हो रही है। कह रहे हैं कि अब मेरा ध्यान मन और चित्त से उतर गया है और मेरे नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है, अर्थात मेरे नेत्रों से अश्रु रुकते नहीं हैं। कोई न जाए आही सिंघल दीपा। कह रहे उस सिंघल दीप को कोई नहीं जाता। जे ही सेवाती कछु नैन सीपा। कह रहे जहाँ स्वाति है, जिसके लिए मेरे नैन कैसे बन गए हैं, सीप बन गए हैं। अर्थात कह रहे हैं कि जहाँ पर कौन है, मेरे पति हैं और मेरे नेत्र रूपी सीप जो है उनके लिए निरंतर क्या करते हैं, आंसू बहाने का काम करते हैं। जोगी सोई निसरासो ना हूँ। कह रहे कि जब मेरे पति योगी होकर घर से निकले हैं तब हुत कहा संदेश न कोई, तब से उनका कोई भी संदेश मेरे पास नहीं आया, अर्थात किसी प्रकार का कोई संदेश उन्होंने मुझे नहीं भेजा है। नित्य पूछी सब जोगी जंगम। कह रहे हैं कि मैं रोज जोगी और जंगम जो आते हैं उनसे उनकी कुशल क्षेम का समाचार जो है पूछती हूँ। कोई न कहूँ निज बात विहंगम, लेकिन कोई भी उनकी कुशल क्षेम का समाचार मुझे नहीं देता, ना ही इस संदर्भ में कोई बात बताता है। चर्यु चक्र उजर गए उजार भय को न संदेश टेके। कह रहे हैं कि मेरे लिए चारों चक्र मतलब चारों दिशाएं कैसी हो गई हैं, उजड़ गई हैं, कोई भी संदेश देने वाला नहीं है, कोई भी संदेश नहीं आता मेरे पास उनका। कहो विरह दुख आपन बैठी सुनहु दंड एक। कह रहे हैं कि इसलिए हे पक्षी, मैं तुम्हें ही अपना दुख जो है वो कहना चाहती हूँ। तुम एक घड़ी बैठ करके मेरे दुख को, मेरी पीड़ा को सुन लो। इस तरह से जो नागमती हैं वो अपना दुख, अपनी पीड़ा जो है उस पक्षी को ही सुना देना चाहती है। ऐसा माना गया है कि नागमती का जो विरह है वो न केवल हिंदी साहित्य में अपितु विश्व साहित्य की अमूल्य निधि जो है वो माना जाता है। तो स्पष्ट है यहाँ पर किस तरह से वो व्यथित हैं, पीड़ित हैं और अपने दुख का उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं। फिरी जहाँ पे है वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, नेत्र रूपी सीप में रूपक अलंकार देखने को मिलता है। जहाँ कहीं भी चार्यु चक्र, नीचे से दूसरी लाइन है और ऊपर भी हो सकता है, ऊपर मैंने नज़र नहीं मारी है इस लिए मैं बताया नहीं आपको। जहाँ पर भी वर्णों की आवृत्ति आपको दिखाई दे रही है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। श्रृंगार के वियोग पक्ष का उत्कृष्ट निरूपण जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। करुण रस है।
तो नागमती का विरह वर्णन जो है यहाँ देखा जा सकता है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।